हाय गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर, विच इज़ हाउ टू लॉन्च एफआईआर। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो एफआईआर कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। साथियों, ऐसा होता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना कारित हो सकती है, तो वी शुड अवेयर अबाउट एवरीथिंग। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित होती है, तो हाउ वी हैव टू हैंडल इट, हाउ वी हैव टू इन्फॉर्म टू पुलिस स्टेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू इन्फॉर्म। सबसे पहले इस बात का ध्यान कर लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हो रही है, तो हमें जो उस घटना की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर देनी है। हर पुलिस स्टेशन में नहीं देनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रहता है किसी और प्लेस पे और घटना कारित हो रही है किसी और प्लेस पे, तो जो घटना कारित होने वाला एरिया है, तो वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, हमको एफआईआर उसी थाने में करनी पड़ेगी। हमें एप्लीकेशन उसी थाने पे करनी पड़ेगी जहाँ पर घटना कारित हुई है, ना कि जहाँ उसका घर था। सबसे पहली चीज़ फैक्ट ये क्लियर कर लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब मैं तो वहाँ रहता था, तो मैं तो उसी वहाँ पर मुझे एप्लीकेशन देना चाहिए। नहीं, ये प्रिजम्पशन गलत है। हमेशा याद रखिए, घटना जहाँ कारित होगी उससे संबंधित थाने में आपको वहीं पर एफआईआर करानी पड़ेगी, ना कि आपका जहाँ पर घर है उस थाने में एफआईआर करानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हुई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, किस तरह का डिस्क्रिप्टिव प्रार्थना पत्र होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है कि बहुत पूरी कहानी उसमें लिख दी। आपको बहुत शॉर्ट में, मतलब जो आपकी बात जितने में कन्वे हो जाए, बस उतनी बात लिखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है उसमें प्रार्थना पत्र में, कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ पर घटना कारित हुई है, वो प्लेस डालना है। किस दिन हुई है, किस तारीख में हुई है, वो इन्फॉर्मेशन डालना है। किस टाइम हुई है, टाइम क्या था, वो इन्फॉर्मेशन डालना है। कितने लोग थे, कौन था, क्या था, इस सारी की चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्टिव एप्लीकेशन बनाकर उसको सबमिट करना है। अब सबमिट किसको करना है, किसके रेफरेंस में देना है, तो आपको जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उस क्षेत्र का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो हाजा थाना है, वहाँ के थाना प्रभारी एसएचओ के नाम से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी सो एंड सो, एंड देन महोदय प्रार्थी निवेदन करता है अपना नाम, पता, एड्रेस, कहाँ घटना हुई, डेट, टाइम, क्या घटना थी, एंड लास्ट में अपनी फिर से डिटेल देनी है, अपना फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है, और लास्ट में मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है कि फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको कॉल करना चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो कर सके। तो यू शुड बी अवेलेबल फॉर दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब दूसरी बात आई कि अब आपने एप्लीकेशन दे दी, आपका एक काम पूरा हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपका काम ख़त्म हो जाता है। जब आप कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को देते हैं, तो पुलिस में दो बातें करती है, या तो उसमें एफआईआर दर्ज करेगी या उसका प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल दूसरी तरह से कर दिया जाता है। दूसरी तरह इन द सेंस कि आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो इसके लिए एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है। एसएचओ किसी जो भी उस हल्के का चौकी इंचार्ज होंगे, उनको दे दिया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन। वो नॉर्मल तरीके से उसको देखेंगे कि ऐसी कोई घटना कारित होना यहाँ पाया गया है या नहीं पाया गया। यदि ऐसी कोई घटना यहाँ कारित होना नहीं पाया गया, उन्होंने पता किया कि आपने एक प्रार्थना पत्र दिया था और ऐसी कोई घटना वहाँ पर हुई नहीं है, तो उस प्रार्थना पत्र का वो फेक एविडेंसेस का होने के उसमें डिस्पोजल कर देंगे और आपकी एफआईआर नहीं होगी। अब मानिए कि उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और वो आपके फैक्ट सही थे, अब उसमें आगे प्रोसीजर होना है। तो उसमें क्या प्रोसीजर हो सकता है आगे पुलिस की तरफ से, उसमें पुलिस ये देखती है कि ऑफेंस का नेचर क्या है, किस नेचर का ऑफेंस है। मैट्रिमोनियल नेचर है या फिर वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। मैट्रिमोनियल में भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल आता है।
मैट्रिमोनियल में मान लीजिए 498 दहेज की धारा है, कोई ऐसा दहेज से संबंधित कोई अपराध किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसमें कभी कभी जान से मारने का प्रयास भी किया जा सकता है, तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा। उसमें कभी कभी 354 सेक्शन आईपीसी भी जोड़ते हैं, तो उस तरह के अगर अपराध होते हैं तो वो सारे कॉग्निजेबल हो जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब ऐसा कोई अपराध जो संज्ञेय नहीं है, लाइक किसी से मारपीट होना 323 आईपीसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के जो अगर अपराध है तो उसमें आपकी सेक्शन 155 के अंतर्गत एनसीआर दर्ज होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 156 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी। तो जो भी आपका रिलेटेड होगा, तो जो भी हाजा थाना होगा उससे रिलेटेड आवश्यक कार्रवाई उस सेंस में करेगा। अब आपकी एफआईआर मान लीजिए दर्ज हो गई, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था आपका, और उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से वो एफआईआर के सेक्शंस थे और वो एफआईआर लॉन्च हो गई। अब उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? उसके बाद वो एफआईआर किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सुपुर्द कर दी जाएगी एसएचओ की तरफ से कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर आप सबमिट करें। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन का क्या मसला होता है, उसमें आपका बयान लेगा। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में होगा वो जिस जगह पर घटना कारित हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ जाएगा, वहाँ का नक्शा नज़री बनाएगा, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड मतलब उसमें सारा मेंशन करेगा, और उस लॉन्गिट्यूड को जो भी होता है लैटिट्यूड को अपनी चार्जशीट में मेंशन करेगा कि मैं यहाँ गया था और मैंने इस जिस घटना स्थल का मुआयना किया और वहाँ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये है, ताकि वो पता रहे कि फर्दर अगर उस घटना स्थल पे किसी को जाना है तो वो रिकन्फर्म हो जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गया था और दिस इज़ द प्लेस। उसके बाद क्या होगा? वादी का बयान होगा। वादी अपने बयान किस सेक्शन में होते हैं? सेक्शन 161 में। जितने भी बयान होंगे एफआईआर या एनसीआर जिसके भी बाद जितने भी बयान होंगे वो किस धारा के अंतर्गत होते हैं? सेक्शन 161 के अंतर्गत सारे बयान होंगे। लेकिन सबसे पहले बयान किसका होगा? वादी मुकदमा का, कंप्लेनेंट का। तो कंप्लेनेंट का बयान होगा, उससे पूछा जाएगा, वो अपनी बात कहेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो घटना कारित होने का स्थल है वहाँ के जो स्वतंत्र गवाह होंगे उनका बयान करेगा, या कुछ गवाह आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं जो उस टाइम पे मौजूद थे घटना के स्थान पे, जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा, वो आप गवाह प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूज्ड, अगर मतलब अरेस्टिंग वाली धाराएं नहीं हैं तो एक्यूज का भी बयान होगा, और अगर अरेस्टिंग वाली धाराएं हैं तो अरेस्ट करके भी पुलिस एक्यूज का बयान करेगी। उसके बाद लास्ट में उसको चार्जशीट कर देते हैं। अगर वो घटना होना पाया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपके बयान के आधार पर और जो स्वतंत्र गवाह हैं उनके बयान के आधार पर, अगर वो घटना बिल्कुल परफेक्ट है इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के हिसाब से, तो फिर वो उसमें चार्जशीट कर देते हैं। अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ अ फेक एविडेंस, तो वो उसको एफआर कर देते हैं, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एफआईआर एंड आई होप कि आई हैव मेंशन ऑल द थिंग्स। अगर जो कुछ भी रह गया है आप लोगों को बताने से, या आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे थ्रू मैसेज, थ्रू माय नंबर, आई विल मेंशन माय नंबर in comment box. You can leave your message or you can your number. I'll contact you and try to give you full information and full help. Thank you.